1971 में एक अमेरिकन एयरलाइन के जहाज को टेक ऑफ किए अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि सबसे पीछे वाली सीट पे बैठे एक पैसेंजर ने एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और हंसते हुए एक चिट्ठी उसको थमा दी। उस चिट्ठी में सिर्फ चंद अल्फाज लिखे थे जिसने पूरे अमेरिका में हलचल मचा कर रख दी। वो पैसेंजर कौन था और FBI आज तक उसको जिंदा या मुर्दा क्यों नहीं ढूंढ पाई। ढूंढना तो दूर की बात, अमेरिका की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी पिछले 50 सालों से उस पैसेंजर की जर्रे बराबर भी इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाई। इंटरेस्टिंग वाक़े की शुरुआत 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड एयरपोर्ट से हुई थी। एक शख्स जो बज़ाहिर बिजनेसमैन लगता था, उसने पोर्टलैंड से सिएटल का टिकट बुक करवाया और सीधा जहाज की तरफ बढ़ने लगा। तब अमेरिका में डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर किसी किस्म की भी कोई सख्ती नहीं हुआ करती थी। ना ही पैसेंजर्स का सामान चेक किया जाता था और ना ही उनकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जाती थी। ये नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन का जहाज बोइंग 727 था, जिसको सिर्फ 45 मिनटों में पोर्टलैंड से सिएटल तक पहुंचना था। सनग्लासेस लगाए एक ब्रीफकेस के साथ डैन कूपर नामी ये पैसेंजर इस जहाज में सवार हुआ और अपनी पसंद की सीट पर जाकर बैठ गया, जो जहाज की सबसे आखिरी सीट थी। उसने अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर की और साथ ही सिगरेट भी जला ली। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, क्योंकि फ्लाइट में स्मोकिंग करना भी 70s में अलाउड था। ठीक 2:58 पर फ्लाइट टेक ऑफ हो गई। टेक ऑफ होते ही डैन कूपर पीछे मुड़ा और पास में बैठी एयर होस्टेस को हंसते हुए एक एनवलप थमा दिया। एयर होस्टेस, जिसका नाम फ्लोरेंस शॉफनर था, उसने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो जैसे उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। मिस, आई हैव अ बॉम्ब हियर एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाय मी। मेरे पास बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बराबर में आकर बैठ जाएं। फ्लोरेंस शॉफनर जब डैन कूपर के बराबर में आकर बैठी तो उसने अपना ब्रीफ केस खोला, जिसमें डायनामाइट की 8 स्टिक्स और एक डेटोनेटर भी मौजूद था। इन शॉर्ट, जहाज हाईजैक हो चुका था और डैन कूपर की टोटल 3 डिमांड्स थी। उसको 5 बजे से पहले पहले $2 लाख कैश, 2 पैराशूट के पेयर्स और सिएटल एयरपोर्ट पर एक रीफ्यूलिंग ट्रक रेडी चाहिए था। अपनी डिमांड्स के आखिर में उसने फ्लोरेंस शॉफनर को इनडायरेक्टली ये भी बोला कि अगर कोई गलती हुई तो मैं बॉम्ब फाड़ दूंगा। डैन कूपर के अलावा इस जहाज में 35 पैसेंजर्स थे, जिनको पीछे जहाज में होने वाले इस वाक़े का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। फ्लोरेंस शॉफनर डैन कूपर की डिमांड्स लेकर कॉकपिट में गई और कैप्टन को सारा माजरा सुना दिया। एक दूसरी एयर होस्टेस, जिसका नाम टीना मकलो था, वो अब एक इंटरकॉम लेकर डैन कूपर के साथ आकर बैठ गई, जो पायलट और डैन कूपर के दरमियान मैसेज पहुंचाने का काम कर रही थी। याद रहे कि ये अमेरिका की हिस्ट्री में होने वाला पहला प्लेन हाईजैक था जो रैंसम के लिए किया गया था। इसी वजह से लोकल अथॉरिटीज और FBI ने फैसला किया कि हाईजैकर की सारी डिमांड्स पूरी की जाएं। जाहिर है अथॉरिटीज को भी मालूम था कि डैन कूपर उनसे भागकर ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। फ्लाइट, जिसको सिर्फ 45 मिनटों में ही सिएटल में लैंड करना था, वो अब अगले 1.5 घंटे तक एयरपोर्ट के गिर्द गर्दिश करती रही और बकाया 35 पैसेंजर्स जो इस सारे वाक़े से बिल्कुल बेखबर थे, उनको बताया गया कि टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से प्लेन की लैंडिंग में दुश्वारी हो रही है। इस दौरान सिएटल नेशनल बैंक से $20 के 10,000 नोट इकट्ठे किए गए, जिनके सीरियल नंबर्स नोट कर लिए गए थे, और एक करीबी स्काई डाइविंग क्लब से 2 पैराशूट की जोड़ियां भी अरेंज की गईं। 5:45 पे जहाज को लैंड कराया गया और वादे के मुताबिक डैन कूपर को पैसों से भरा एक बैग और 2 पैराशूट के पेयर्स फराहम किए गए। साथ ही साथ जहाज को रीफ्यूल भी कर दिया गया। अपनी मांगें पूरी करवाने के बाद डैन कूपर ने 35 पैसेंजर्स और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज से उतरने की परमिशन दे दी, जबकि पायलट्स और 2 फ्लाइट क्रू को जहाज में रहने का ही कहा। इस वक्त रात हो चुकी थी और जहाज एक बार फिर से टेक ऑफ कर गया। डैन कूपर ने अपने साथ बैठी टीना मकलो के जरिए पायलट को कुछ खास इंस्ट्रक्शंस भेजी। वो चाहता था कि जहाज के लैंडिंग गियर्स और फ्लैप्स खुले रहें, एल्टीट्यूड 10,000 फीट हो, स्पीड
320 किलोमीटर पर आवर और जहाज को सीधा मेक्सिको सिटी लेकर जाया जाए। पायलट ने बाकी तमाम डिमांड्स तो पूरी कर दी, लेकिन जहाज को सीधा मेक्सिको सिटी लेकर जाना फ्यूल की वजह से पॉसिबल नहीं था। लिहाजा पायलट ने डैन कूपर को रीफ्यूलिंग के लिए 2 ऑप्शंस दिए, रीनो या फिर फिनिक्स। डैन कूपर रीनो पर राजी हो गया। दूसरी तरफ लोकल और फेडरल अथॉरिटीज भी अपना काम कर रही थी। 2 फाइटर जेट्स को जहाज के पीछे रवाना किया गया, लेकिन वो इतनी स्लो स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने जहाज के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में जहाज रीनो की तरफ रवां दवां था। इतने में डैन कूपर ने पास बैठी टीना मकलो को कॉकपिट में जाने का कहा, जहां 2 पायलट्स और 1 फ्लाइट अटेंडेंट मौजूद थी। जब टीना कॉकपिट का दरवाजा बंद करने के लिए पलटी तो उसने आखिरी बार सिर्फ इतना देखा कि डैन कूपर अपनी कमर पर कुछ बांध रहा था। उसके बाद जहाज की सीढ़ियां खुली और डैन कूपर ने वहां से छलांग लगा ली। इसके बाद जो कुछ भी हुआ पिछले 50 सालों से, उसको आज तक डिस्कस किया जा रहा है। 3 घंटों के बाद जब जहाज रीनो में लैंड हुआ तो पूरे जहाज को अच्छी तरह चेक किया गया, लेकिन जहाज में ना ही कूपर था और ना ही कोई बॉम्ब मिल सका। ना सिर्फ जहाज में, बल्कि इस वाक़े के बाद डैन कूपर का कहीं कोई अता पता ना चल सका, ना ही जिंदा और ना ही मुर्दा। आखिर डैन कूपर कौन था और पूरे अमेरिका की आंखों को धोखा देकर वो कहाँ चला गया? ये केस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का वो केस है जिसको आज तक बंद नहीं किया गया। डैन कूपर को किसी ने प्लेन से जंप करते तो नहीं देखा था, लेकिन स्टेयर केस खुला रह जाने की वजह से यह बात क्लियर थी कि उसने सिएटल और रीनो के बीच में ही कहीं छलांग लगा ली थी। FBI ने जहाज पे सबूत तलाश करना शुरू कर दिए, लेकिन बदकिस्मती से उनको सिर्फ कूपर की टाई, 8 सिगरेट बट्स और 2 में से 1 पैराशूट मिला जो कूपर पीछे छोड़ गया था। हत्ता कि किसी के पास उसकी कोई फोटो तक नहीं थी। पैसेंजर्स और क्रू से इंटरव्यू लेने के बाद डैन कूपर के होलिये के हिसाब से उसका स्केच बनवाया गया। इससे पहले कि डैन कूपर को सिएटल और रीनो के बीच में तलाश किया जाता, FBI को ये जानना था कि उसने एग्जैक्टली कौन सी जगह पर प्लेन से जंप किया था। ये जानना ज्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि जहाज ऑटो पायलट पे था, यानी जिस पाथ पर जहाज फ्लाई कर रहा था वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड था। जहाज की स्पीड और एल्टीट्यूड तो पहले से मालूम था ही, साथ साथ फ्लाइट रिकॉर्डर की मदद से मालूम पड़ा कि जहाज का स्टेयर केस 8:10 पे खुला था। इन तमाम इंफॉर्मेशन की बेसिस पे डैन कूपर की ड्रॉप लोकेशन का अंदाजा लगाकर एक सर्च एरिया डिफाइन किया गया। ये 45 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया घने जंगलात और पहाड़ों से घिरा हुआ है। एरियल टीम और लैंड सर्च टीम ने इस पूरे एरिया का चप्पा चप्पा छान लिया, लेकिन ना कूपर का कोई नामो निशान मिला और ना ही कोई ब्रीफ केस मिला या फिर पैसे। हत्ता कि इस पूरे एरिया में इतनी शदीद सर्दी थी कि सबको यही लगा कि डैन कूपर मर गया होगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो FBI के वहमो गुमान में भी नहीं था। अमेरिकन हिस्ट्री में पहली बार FBI ने इस केस के लिए पब्लिक से हेल्प लेना शुरू कर दी। डैन कूपर का स्केच और $2 लाख के सीरियल नंबर भी अखबारों में शाया किए गए और डैन कूपर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन देने पर इनाम देने का वादा भी किया गया। उनका ख्याल था कि कूपर अगर जिंदा होगा तो वो पैसे कहीं ना कहीं जरूर खर्च करेगा, लेकिन हैरत अंगेज तौर पे उस सीरियल नंबर का एक भी नोट कभी भी कहीं भी दोबारा जाहिर नहीं हुआ। लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। करीब 9 सालों के बाद यानी 1980 में एक वाकया हुआ। सदर्न वॉशिंगटन में कोलंबियन रिवर के किनारे एक बीच है जिसको टीना बार कहा जाता है। यहाँ एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा था जब उसको रिवर के किनारे नोटों की 3 गड्डियां मिली। ये $20 के नोटों की घड़ियां थीं जो टोटल $5,800 बनते थे। बच्चे के पेरेंट्स ये पैसे लेकर FBI के पास गए। खुशकिस्मती से इनके सीरियल नंबर उन नोटों से मैच कर गए जो डैन कूपर लेकर गया था। डैन कूपर हाईजैकिंग केस में 9 सालों के बाद ये पहली प्रोग्रेस थी, लेकिन बजाय केस को सॉल्व करने के इस वाक़े ने केस को मजीद उलझा कर रख दिया।
क्योंकि ये पैसे ड्रॉप लोकेशन से करीब 27 किलोमीटर दूर पाए गए थे। पहले ये समझा गया कि ड्रॉप जोन में वाक़े लुइस रिवर में ये पैसे डैन कूपर से ही गिरे होंगे और वहां से बहते हुए कोलंबियन रिवर तक आए होंगे। लेकिन बाद में नोटिस किया गया कि कोलंबियन रिवर तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है, यानी ये पैसे लुइस रिवर से बहकर टीना बार बीच तक किसी भी सूरत नहीं पहुंच सकते। FBI के लिए ये मामला तो सुलझने के बजाय उलझता ही जा रहा था। ना सिर्फ इतना, बल्कि टीना बार बीच जहां से ये पैसे बरामद हुए थे, यहाँ 1974 में कुछ खुदाई का काम किया गया था। हाईजैकिंग के 3 सालों के बाद टीना बार बीच के किनारे एक्स्ट्रा रेत डाली गई थी और मिलने वाले पैसे इस रेत के अंदर पाए गए थे। इस नई इन्फॉर्मेशन से तो ये जाहिर होता है कि डैन कूपर या फिर उसके किसी साथी ने जानबूझकर केस को उलझाने के लिए 3 सालों के बाद टीना बार बीच पर आकर ये पैसे दफनाए थे। इस केस को लेकर FBI ने कूपर जैसे दिखने वाले लोगों से इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन कोई खातिर खास सुराग ना मिल सका। कई थ्योरीज ये भी कहती हैं कि कूपर शायद कोई ट्रेंड मिलिट्री कमांडो था, क्योंकि जो पैराशूट वो अपने साथ लेकर गया था वो एक मिलिट्री पैराशूट था और उसको ऑपरेट करना उस पैराशूट से ज्यादा मुश्किल था जो वो प्लेन में ही छोड़कर गया था। 1980 में $5,800 कैश मिलने के अलावा बकाया 9,710 नोट दोबारा कभी नहीं मिल पाए। एविडेंस के तौर पे FBI के पास डैन कूपर के इस स्केच के अलावा सिर्फ ये टिकट है जिसमें उसने खुद अपना नाम लिखा था और ये टाई जिस पर क्लिप लेफ्ट साइड पे लगी थी, जिससे ये जाहिर होता है कि डैन कूपर लेफ्ट हैंडेड था। इस केस ने FBI को पिछले 50 सालों से सवालों में उलझा कर रखा है। आज भी FBI की वेबसाइट पर इस केस की तमाम डिटेल्स मौजूद हैं और इस केस की फाइल आपको लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।